हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास से हम पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो सबसे पहले इसको डिफाइन कहाँ किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी बात करें तो फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हम इसकी बात करें तो ये कौन सी कंट्री से बोरो किए हैं, कहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली है फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं यूएसए से लिए हैं। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में इनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से लिखा गया है। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, मैग्ना कार्टा बेसिकली क्या था? मैग्ना कार्टा की हम बात करें तो 14th सेंचुरी में यूरोप में किंग थे जॉन 5। उनके टाइम में जो पब्लिक या पीपल जो थे उन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई। सबसे पहले उन्होंने राइट्स के लिए मांग की, तो राजा ने उनकी शर्तों को मानते हुए एक चार्टर बनाया। उस चार्टर पे उनको कुछ राइट्स दिए, लेकिन वो कंडीशनल थे कि अगर ऐसा ऐसा है तो इस कंडीशन में ये राइट मिलेगा, ऐसा है तो इस कंडीशन में ये राइट मिलेगा। तो बेसिकली इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट है राइट्स से रिलेटेड, कि सबसे पहले अधिकारों के बारे में बात की गई और उसका रिटन डॉक्यूमेंट कोई है तो वो है मैग्ना कार्टा। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को इंडिया का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा की हमने थोड़ी सी बात कर ली। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो है क्या? ये एक सेट ऑफ राइट्स है जो कि गारंटी देते हैं इंडियन सिटीजन्स को। ये किसके द्वारा दी गई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी दी गई है कि आपके ये राइट्स हैं और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। अब इनको फंडामेंटल राइट्स ही क्यों कहा गया? कुछ हमारे लीगल राइट भी होते हैं। इन फंडामेंटल राइट्स वो राइट हैं, अगर वो आपसे छीन लिए जाएं तो आपकी लाइफ अभी जैसी नॉर्मल लाइफ है वैसी नहीं रह जाएगी। जैसे कि आपको कह दिया जाए कि आपको बोलना नहीं है, आप बोल नहीं सकते, तो बोल नहीं सकते, आप पानी नहीं पी सकते, बहुत सारी आप पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, आपके सारे अगर फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएं तो आपके कैसे लाइफ रह जाएगी। तो इसीलिए इसमें इनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इनकी फीचर्स की बात करते हैं। ये तो हमने बेसिक इनका इंट्रोडक्शन देख लिया फंडामेंटल राइट्स का। इसके बाद इनके फीचर्स देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के फीचर क्या हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के फीचर की बात करें तो सबसे पहले ये नॉन एब्सोल्यूट हैं। नॉन एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये परमानेंट नहीं है। बहुत सारी कंडीशन में इनको सस्पेंड किया जा सकता है, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम में हमारे फंडामेंटल राइट्स कम हो जाते हैं। जैसे कि अभी कोविड टाइम में लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है, ये तो हमारी फ्रीडम के अगेंस्ट है, क्योंकि वो बहुत जरूरी था उस टाइम के लिए। तो ये नॉन एब्सोल्यूट इन नेचर है कि सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात करें हम कि ये जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसिएबल का मतलब है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट को इसके लिए इन्फोर्स कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे इन्फोर्स किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला है यूनिवर्सल है। क्योंकि यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि ये सभी सिटीजन्स के लिए हैं। इंडिया के जो भी सिटीजन हैं सभी के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं दूसरे को नहीं दिए गए हैं, तो ऐसा इसमें नहीं है। नेक्स्ट है कि अगेंस्ट स्टेट है। स्टेट के अगेंस्ट बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब अगेंस्ट कैसे बात करते हैं वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें
ये मोस्टली में यही कहा गया कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है, स्टेट भेदभाव नहीं कर सकता है, स्टेट जो पब्लिक अपॉर्चुनिटीज में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। तो स्टेट के लिए इसमें बाउंडेशन लगाई गई हैं, जो कि इंडिविजुअल पर्सन के लिए इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेट के अगेंस्ट है, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है स्टेट पे कि आप ये नहीं कर सकते हैं। लास्ट है कि ये नेगेटिव इन नेचर है। नेगेटिव इन नेचर का मतलब है कि ये हर बात पे यही बोलता है कि स्टेट को ये नहीं करना है, कि आप भेदभाव नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, तो ये नेगेटिव इन नेचर है। ये हमारे बेसिक फीचर्स हो गए फंडामेंटल राइट्स के। इसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स हमारे स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की थोड़ी सी हम बात और कर लेते हैं। सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था 1950 में, उस समय हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने थे? 7। और अभी वर्तमान में कितने हैं? 6। एक माइनस कर दिया गया। अभी ये एक माइनस कौन सा किया है? आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा पहले फंडामेंटल राइट था, तो इसको रिपेल करके 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से पार्लियामेंट ने क्या किया? इसको रिपेल कर दिया और अभी किसमें ऐड कर दिया? आर्टिकल 300 ए में इसको ऐड कर दिया है और इसको लीगल राइट बना दिया है। अभी भी राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है, लेकिन अभी ये फंडामेंटल राइट से उठा के इसको लीगल राइट में जोड़ दिया है। तो यही है आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिपेल करके 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आर्टिकल 300 ए में रख दिया है, जो कि भाग 12 में आता है, और अभी इसको लीगल राइट बना दिया है। तो पहले कितने हमारे मौलिक अधिकार थे? 7 थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 से एक जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 31, जो कि संपत्ति के अधिकार की बात करता था, उसको आर्टिकल 31 से हटा के आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया है और उसको कानूनी अधिकार बना दिया है। अब आता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 सबसे पहले हम अभी तक ये बात कर रहे थे कि जो स्टेट है उसके बारे में, स्टेट ये काम नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। तो स्टेट क्या है? सबसे पहले स्टेट की बात करें तो स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी? किस स्टेट की आप बात कर रहे हैं? तो स्टेट की डेफिनेशन की हम बात करें तो स्टेट का मीनिंग है गवर्नमेंट से, कि जो भी बॉडी गवर्नमेंट से रिलेटेड है उसको हम स्टेट कहेंगे। जैसे कि हमारी यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, कि हमारी जो संघ की विधायिका है और कार्यपालिका है, यानी कि हमारी पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट हो गई। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, राज्यों की जो विधायिका है और कार्यपालिका लेजिस्लेचर हमारी असेंबली है, उसकी बात करता है। उसके बाद अगर और कोई स्टेट अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। पीएसयू भी बेसिकली गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो पीएसयू अगर कोई एक्ट बनाती है तो वो भी स्टेट, उसको भी स्टेट के अंदर माना जाएगा। जैसे कि बहुत सारी अपनी हमारी पीएसयूज हैं, जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें, तो वो भी बहुत सारे कुछ एक्ट या कहें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, तो उनको भी हमें फॉलो करना होता है। तो वो भी फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए हम उनकी बात करते हैं। तो स्टेट की डेफिनेशन में बेसिकली यही है कि जो भी बॉडी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 12। बाद में आर्टिकल 13 की हम बात करें तो आर्टिकल 13 बताता है लॉ के बारे में। कोई भी कानून है उसके बारे में आर्टिकल 13 बताता है। तो आर्टिकल 13 क्या बात करता है? आर्टिकल 13 एक जो है, आर्टिकल 13 एक हमारा बताता है कि कोई भी कानून है, कोई भी कानून है। अब 13 एक तो बताता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान लागू होने से पहले
संविधान लागू होने से पहले मतलब 1950, बिफोर 1950 का कोई एक्ट है और वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, या उसके कंट्रोवर्स कोई बात कर रहा है फंडामेंटल राइट्स के, तो वो उसकी एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी तक वॉइड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं कि एक हमारे पास कोई भी एक लॉ है, तो उसमें हम ये मान लें कि उसमें 5 प्रोविजंस हैं। अब 5 प्रोविजंस में से उसमें से 2 प्रोविजन ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो वो पूरा एक्ट वॉइड नहीं होगा। उसमें से सिर्फ ये जो 2 प्रोविजन है जो कि फंडामेंटल राइट्स के ऑपोजिट हैं, सिर्फ वही वॉइड होंगे, बाकी 3 प्रोविजंस हैं वो लागू रहेंगे। तो एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी का मतलब यही है। तो 13(1) आर्टिकल बताता है कि कोई भी लॉ जो कि हमारे संविधान के बनने से पहले का है और वो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट या कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो वो एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी तक वो वॉइड हो जाएगा। फिर है आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13(2) भी सेम बात करता है, लेकिन 13(2) बताता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान बनने के बाद। संविधान बनने के बाद अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, संविधान बनने के बाद गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है, तो वो भी एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी तक वॉइड हो जाएगा। ये पार्लियामेंट ने कोई भी कानून बना दिया है और वो हमारे मूल अधिकारों से असंगत है, तो असंगति की सीमा जहां तक है वहां तक वो शून्य हो जाएगा। ये बात करता है हमारा आर्टिकल 13(2). उसके बाद आर्टिकल 13(3) की बात करें तो 13(3) में जो हम अभी तक लॉ टर्म यूज कर रहे थे, ये लॉ क्या है, तो लॉ को डिफाइन किया गया है 13(3) में कि गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो वो हो जाएगा। अब गवर्नमेंट में अपनी पार्लियामेंट भी हो सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी हो सकती है, तो अपनी संसद या राज्य विधानमंडल कोई एक्ट बनाती है तो वो हो जाएगा इसमें। ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करता है, अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा, तो वो भी लॉ में आएगा। फिर और कोई ऑर्डर है, बाई लॉज हैं, रूल है, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, तो वो सब भी लॉज में आएंगे। उसके बाद है आर्टिकल 13(4). 13 का सब पार्ट है 13(4). तो 13(4) को ऐड किया है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 से। इसमें क्या ऐड किया गया कि आर्टिकल 13(2) जो बात करता है वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज के लिए है। अगर कोई एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके बनाया गया है तो 13(2) उसको प्रोटेक्शन नहीं देता है। ये क्या कहता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एक तो होता है ऑर्डिनरी लॉ कि ठीक है पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट आया उसको पास करके एक्ट बना दिया, तो जो ऑर्डिनरी लॉ है उस पे 13(2) का प्रोविजन लागू होता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके आर्टिकल अंडर 368 कोई लॉ बनाया है तो उसको प्रोटेक्शन नहीं देगा आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13 क्या है हमारा, 13(1) तो बताता है कि कोई भी कानून है जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वो असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएगा। ये संविधान से पहले की बात करता है और 13(2) संविधान के बाद की बात करता है कि संविधान के बाद अगर पार्लियामेंट या जो हमारी विधायिका, जो राज्यों की विधायिका है, वो अगर कोई कानून बनाती है उस पर लगता है। 13(3) में कानून को डिफाइन कर दिया है कि जो अपन विधि की बात कर रहे हैं लॉ की, वो है क्या कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल कोई एक्ट बनाती है वो अध्यादेश हो जाएगा जो कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया जाए। कोई और आदेश है, नियम है, विनियम, अधिसूचनाएं, तो वो सब आ जाएंगी। और 13(4) जो है वो ऐड किया है 24वें संविधान संशोधन 1971 से, जो कि आर्टिकल 13, इसमें ये कहा कि आर्टिकल 13(2)
सिर्फ जो सामान्य विधि है उन पे लागू होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके अगर कोई एक्ट बनाया है उस पे लागू नहीं होगा। तो ये हमारे दो आर्टिकल बेसिक थे, पहले आर्टिकल 12 और 13। इसके बाद हम चलते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आता है आर्टिकल 14 से 18 तक। अब आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 क्या बताता है? रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ में दो कंसेप्ट हैं, इनको हम समझ लेते हैं। एक है हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दो कंसेप्ट क्यों दिए गए? सबसे पहले बात करें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कंसेप्ट हमने यूके से लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने यूएसए से लिया है। ये नेगेटिव कंसेप्ट है और ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। अब ये नेगेटिव कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि लॉ के सामने सब बराबर हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करेगा, चाहे कोई राष्ट्रपति हो चाहे कोई आम आदमी हो, ये किसी में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ तो ये कहता है कि इसके सामने सब बराबर हैं, ऑल आर इक्वल। तो ये बात करता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये है नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है कि सेम सर्कमस्टांसेस में सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। अगर दो लोगों की परिस्थितियां समान हैं, दो लोग समान सेम सर्कमस्टांसेस में हैं, तो उनको सेम ट्रीट किया जाएगा। ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसके कुछ एक्सेप्शन हैं कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, एमएलए, एमपी, इनको क्या है कि इनको सिविल केस में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, इनको कुछ स्पेशल राइट दिए गए हैं। और एमपी, एमएलए, एमएलसी, इनको भी कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए हैं। और जो गवर्नमेंट है वो गरीब लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बना सकती हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हमारा पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि अब समाज में बहुत तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके डेवलपमेंट करने की जरूरत है, तो उनके लिए सरकार जो जैसे सब्सिडी स्कीम चलाती है गवर्नमेंट, तो उसमें इंडिया के सारे सिटीजन उसमें वैलिड नहीं होते हैं, उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। कुछ क्राइटेरिया रख के गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी का प्रोविजन बनाती है, तो ये हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कि कुछ आधार पर भेदभाव के लिए ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को। तो इसमें 15(1) है। सबसे पहले तो हम ग्राउंड देख लेते हैं, ये 5 ग्राउंड की बात करता है। अब ये 5 ग्राउंड कौन कौन से हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन 5 ग्राउंड पे भेदभाव के लिए ये रोक लगाता है। तो सबसे पहले 15(1) ये कहता है कि स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इन 5 ग्राउंड पे, ठीक है। 15(2) ये कहता है कि इन 5 ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा पब्लिक प्लेसेस पे। पब्लिक प्लेसेस पे जैसे कि हम बात करें, होटल हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, वेल्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, वेल्स, टेम्पल्स, तो इन सब में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा पब्लिक प्लेसेस पर भी। अब इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन क्यों है? अब एक्सेप्शन इसलिए हैं कि कुछ कमजोर वर्ग के लोग भी होते हैं सोसाइटी में, तो उनके वेलफेयर के लिए कुछ स्कीम गवर्नमेंट को लानी पड़ती हैं। तो वो एक्सेप्शन हम देखते हैं 15(3). 15(3) बात करता है कि जो गवर्नमेंट है
वो वुमेन एंड चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए स्पेशल प्रोविजंस या स्कीम्स बना सकती है। 15(3) क्या कहता है कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए राज्य कुछ विशेष योजनाएं बना सकता है। 15(4) क्या कहता है हमारा? 15(4) कहता है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी स्टेट स्पेशल स्कीम्स बना सकता है, कि सामाजिक और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके कल्याण के लिए भी विशेष योजनाएं राज्य बना सकता है। 15(5) 15(5) रिजर्वेशन की बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके रिजर्वेशन की बात करता है आर्टिकल 15(5). और 15(6) जो है वो ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की बात करता है, और ये अभी जोड़ा गया है 103वें संविधान संशोधन 2019 से। तो हमारा आर्टिकल 15 क्या बात करता है कि कुछ सर्टेन ग्राउंड पे भेदभाव नहीं किया जाएगा भारत के नागरिकों में। 15(1) बताता है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) ये बताता है कि इन 5 ग्राउंड पे पब्लिक प्लेसेस पर भी लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब 15(3) से इसके एक्सेप्शन स्टार्ट हो जाते हैं, इसके अपवाद हैं। तो 15(3) बताता है कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए स्टेट जो है वो स्पेशल स्कीम बना सकता है, और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए स्पेशल स्कीम बना सकता है, ये बताया आर्टिकल 15(4) में। 15(5) में बताया है कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए रिजर्वेशन की बात करता है। और 15(6) जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए जोड़ा गया है 103वें संविधान संशोधन 2019 से। अगला है हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बात करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कि लोक नियोजन में सबके पास समान अपॉर्चुनिटी होंगी। सबसे पहले 16(1) वही बात करता है कि स्टेट जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा सभी सिटीजन्स को। 16(2) बात करता है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3) बात करता है, अब 16(3) से एक्सेप्शन स्टार्ट हो जाएंगे यहां से। 16(3) बताता है कि जो स्टेट है वो रेजिडेंस की कंडीशन पे लोकल जॉब्स में रिजर्वेशन रख सकता है। ये 16(3) के बारे में थोड़ा सा देखें तो हमारी जो पार्लियामेंट है वो जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनमें लोकल जॉब्स में कुछ उसमें कंडीशंस रख सकता है। जैसे कि बहुत सारे हमारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें वहां के स्टेट के जो रेजिडेंशियल लोग हैं सिर्फ वही वहां की गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी स्टेट्स के लोग उनमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा भी हमारी पार्लियामेंट जो है वो कंडीशन रख सकती है ताकि वहां के लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल पाए। 16(4) की बात करें, 16(4) बताता है कि जो रिजर्व्ड पोस्ट हैं उनमें उनमें रिजर्वेशन की बात करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनका गवर्नमेंट जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया 16(4)A में। ये जोड़ा गया था 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 से। और 16(4)B जो है वो बैकलॉग फिलिंग की बात करता है। फिर 16(5) बात करता है पोस्ट कैन बी रिजर्व फॉर द सेम रिलीजन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई भी धार्मिक संस्थान है जैसे कि कोई मदरसा है,
तो उनमें उनके धर्म के लिए कुछ पोस्ट जो है वो रिजर्व रखी जा सकती हैं। और 16(6) बात करता है रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, तो ये भी 103वें संविधान संशोधन 2019 से जोड़ा गया है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। उसमें भी 16(1) बताता है कि स्टेट जो है वो सभी नागरिकों को समान अवसर देगा जॉब्स में। 16(2) बात करता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3) बताता है कि संसद जो है हमारी पार्लियामेंट जो है वो कुछ पिछड़े हुए राज्य हैं उनमें उनकी लोकल गवर्नमेंट जॉब्स में उनके रेजिडेंस की बाध्यता रख सकता है कि सिर्फ वही के जो रेजिडेंशियल नागरिक हैं वही उन वहां पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 16(4) जो है वो बताता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है 16(4)(a), 16(4)(b) बैकलॉग फिलिंग के बारे में है। 16(5) में ये कहा है कि कोई भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनमें सेम रिलीजन के लिए कुछ पोस्ट रिजर्व रखी जा सकती हैं। और 16(6) ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन की बात करता है। आर्टिकल 17 है हमारा एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की अस्पृश्यता का अंत। राज्य जो है वो किसी भी प्रकार की जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, उसको रिमूव करेगा। और फंडामेंटल राइट्स में ये एकमात्र ऐसा राइट है, ओनली इन वन एब्सोल्यूट राइट है, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आर्टिकल 17 क्या है, पूर्ण अधिकार है, क्योंकि इसका कोई भी अपवाद नहीं है। तो ये हो गया आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 की बात करें, आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। कोई भी नागरिक है इंडिया का वो किसी भी टाइटल का उपयोग नहीं करेगा। जैसे पहले लगाते थे महाराजा ये वो, तो ऐसे कोई भी टाइटल जो है वो आर्टिकल 18 इनका एबोलिशन करता है। अब इसमें आर्टिकल 18(1) जो है वो ये कहता है कि स्टेट किसी भी तरीके का टाइटल प्रोवाइड नहीं करेगा। अब इसके एक्सेप्शन है कि मिलिट्री या एजुकेशन से रिलेटेड वो टाइटल जो है वो स्टेट दे सकता है। जैसे कि पीएचडी करने पर डॉक्टर लगता है, तो ऐसे जो टाइटल है एजुकेशन या मिलिट्री से रिलेटेड, तो वो जो है वो स्टेट प्रोवाइड करता है। बाकी इनके अलावा कोई भी टाइटल जो है वो स्टेट प्रोवाइड नहीं करेगा। 18(2) बात करता है कि इंडिया का कोई भी सिटीजन है वो भारत से बाहर किसी भी देश से, किसी भी विदेशी देश से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता। कांट ऑब्टेन एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। फिर 18(3) ये बताता है कि कोई भी फॉरेन सिटीजन है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सर्विस कर रहा है, तो वो भी किसी बाहर के देश से कोई टाइटल एडॉप्ट नहीं कर सकता है बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट लिए। कि कोई भी विदेशी नागरिक है वो भारत में जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंडर वो सर्विस कर रहा है, तो वो विदेशी देश से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता है। उसको पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो ले सकता है। और 18(4) बताता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन है जो कि स्टेट सर्विस में है वो भी बाहर किसी भी फॉरेन देश से कोई भी सम्मान या कोई भी ऑफिस वो नहीं ले सकता है बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बताता है उपाधियों के अंत के बारे में। 18(1) कि राज्य जो है वो कोई भी टाइटल प्रोवाइड नहीं करेगा मिलिट्री और एजुकेशन को छोड़ के। 18(2) बताता है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी देश से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता है। 18(3) बताता है कि कोई विदेशी नागरिक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सर्विस कर रहा है, तो वो अगर किसी विदेशी देश से कोई टाइटल लेना चाहता है तो पहले प्रेसिडेंट से उसको कंसेंट लेना पड़ेगा।
और 18(4) जो है वो बताता है भारतीय नागरिक के बारे में, कि कोई भारतीय नागरिक है और वो सरकारी सेवा में है, तो उसको किसी विदेशी देश से कोई सम्मान या कोई पद अगर वो ग्रहण करना चाहता है तो उसको भी प्रेसिडेंट से पहले कंसेंट लेना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 18(4). अब इससे रिलेटेड एक केस है बालाजी राघवन केस। बालाजी राघवन केस 1996। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब जो दिए जाते हैं ये टाइटल नहीं है, ये एक सम्मान है। तो इनको भी आप अपने नाम के आगे नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आप करते हैं इनको, जैसे कि कोई जिसको भी भारत रत्न या पद्म भूषण मिला हुआ है, अगर वो इन नाम का अपने नाम से पहले उपयोग करते हैं तो उनके ये सम्मान वापस ले लिए जाएंगे, उनको ये जो अपने सम्मान मिले उनको त्यागना पड़ेगा। तो लेकिन ये हम यूज करते हैं भारत रत्न, पद्म भूषण, तो ये मीडिया के द्वारा या किसी और के द्वारा उनके नाम के पहले यूज किए जाते हैं, वो खुद से अपने नाम के आगे भारत रत्न या पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सब यूज नहीं करते हैं। तो ये केस ध्यान में रखिएगा, बालाजी राघवन 1996। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सब टाइटल नहीं है, ये एक सम्मान है। तो इनको आप सम्मान के रूप में यूज कर सकते हैं, टाइटल के रूप में अपने नाम से पहले इनको यूज नहीं कर सकते। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। आर्टिकल 14 से 18 तक हमारे कंप्लीट हो गए। 12-13 तो फंडामेंटल राइट्स के बेसिक थे। तो अगला सेशन में हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू एंड इनको रिवाइज कीजिए।